हमने पिछले लेक्चर में सुना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज हम इस थर्ड चैप्टर में सीखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र के बारे में। तो जैसा आपने सुना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का हो या फीमेल का हो, वह मौजूद कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी के पेल्विक रीजन में मौजूद होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में मौजूद होगा। तो देखते हैं क्या है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डेफिनेशन तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जैसा ही होगा, जैसा उसमें आपने क्या कहा था, सेक्स ऑर्गेन्स और एसेसरी ग्लैंड्स को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ भी वही बात कहेंगे हम लोग, फीमेल के सेक्स ऑर्गेन्स और एसेसरी ग्लैंड्स को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर से सुने, फीमेल बॉडी के प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स और एसेसरी ग्लैंड्स को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और यह कहाँ मौजूद होगा? यह फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में मौजूद होता है। यह थ्रू आउट अर्थात जब तक फीमेल में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, अर्थात वह रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है, ये ऑर्गेन क्या होता है? ये सिस्टम फंक्शनल होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है? मेनली बना होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, डक्ट्स होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होता है। इन्हीं तीन चीज़ों से बना होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, डक्ट्स जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, और फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं, इनसे बना हुआ होता है। तो ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसमें देखेंगे हम लोग कौन कौन से प्राइमरी हैं और कौन डक्ट्स हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, और कहाँ पर मौजूद होता है फीमेल में एसेसरी ग्लैंड्स, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। जैसा आपने पहले सुना कि फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनैड जो होता है, वह होता है ओवरी। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों साइड में, नहीं, लेफ्ट और राइट साइड में मौजूद है, जोड़े में मौजूद होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या ओवरीज। ठीक है, ओवरी इसका जो साइज होता है वह, जिसे आलमंड, आपने बादाम का नाम सुना होगा, या मटर का दाना पी, उसी के साइज का होता है। और यह एक डंटल या छोटे स्टॉक या डंटल के जैसे रचना के द्वारा ओवरी के दीवार से जुड़ा होता है। दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो रचना है, ये ओवरी, यह विशेष प्रकार के रचनाओं के द्वारा क्या होता है? सपोर्ट किया जाता है, स्थिर किया जाता है, जिसे कहते हैं लिगामेंट। आप यहाँ पे नाम देखें, इसे कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट देख रहे हैं, ये यूट्रस के दीवार से भी जुड़ा हुआ है, फेलोपियन ट्यूब से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। यह ओवरी को सपोर्ट देने के लिए होता है। ठीक है, तो ओवरी ये फंक्शनल कब होता है? फीमेल जब प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेती हैं, तो इसमें क्या होगा? फीमेल सेक्स हार्मोन्स और गैमीट्स का निर्माण होने लगता है, और फिर तो यह फीमेल के थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव स्टेज तक यह क्रियाशील होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट अर्थात ओवम का निर्माण होना है, तो देखिए बारी बारी से क्या होता है, जब फीमेल प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेती हैं, तो उसमें प्रत्येक मंथ दो में से किसी एक ओवरी में एक ही गैमीट का अर्थात एक ही ओवम का निर्माण होता है, या तो लेफ्ट वाले में बनेगा या तो फिर राइट साइड वाले में बनेगा। प्रत्येक मंथ अर्थात एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र जो है, यह
एवरेज 28 दिनों का होता है और इन 28 दिनों में सिर्फ 28 दिनों के अंतराल पर क्या होता है, फीमेल बॉडी में या फीमेल बॉडी के किसी एक ओवरी में एक ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मान लें कि आप जो है इसमें oogenesis हो रहा है, ओवम का निर्माण हो रहा है, ओवम बन गया। तो ओवम जब बनेगा तो वह ओवरी के दीवाल को तोड़ करके ओवरी के दीवाल को तोड़ करके वह बाहर निकल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक मंथ जो है ओवरी के टूटने से ही ओवरी को, या यूँ कहें ओवरी को तोड़ करके ओवम बाहर निकलता है। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, बाहर निकल गया, अब आगे क्या स्टेप है देखते हैं। जैसे आपने सुना कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और बाकी जो भी नाम आप देख रहे हैं वो सभी का सभी क्या है, वह फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या अर्थात डक्ट्स के बारे में। मेनली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डक्ट से ही बना होता है, नलियों से ही बना होता है। देखिए क्या क्या नाम है इनमें से हम देखते हैं। जैसे ये जो आप रचना देख रहे हैं दोनों साइड, ये यू या सी शेप्ड का होता है, यू या सी शेप्ड भी कह सकते हैं। इस रचना को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसे अंडनली भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब या अंडनली कहते हैं। ठीक है, ये डक्ट है। कैसा है ये डक्ट? यू या सी शेप्ड होता है, यू या सी के जैसा दिखता है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। देखिए यह इसके रचना के बारे में, ये कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, फंक्शन या रचना के आधार पर देख लें बारी बारी से। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसे मेनली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन पार्ट्स है। एक यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है ये, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं इसे? इनफंडिबुलम। अर्थात ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। और यह ओवरी के नज़दीक होता है। क्लियर है? अब देखिए ये जो छोटा सा पार्ट है जो थोड़ा फुला हुआ होता है, इसे कहते हैं एम्पुला। ठीक है, यह इनफंडिबुलम के पीछे मौजूद होता है। और ये जो रेस्ट पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं जो डक्ट है, इसे कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं इसे? इस्थमस कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट्स, यहाँ से यहाँ तक इनफंडिबुलम, ये रहा एम्पुला, और ये यहाँ से यहाँ तक कहलाता है क्या? कहलाता है नहीं, इस्थमस। क्लियर है? अब देखते हैं बारी बारी से क्या कहानी है। अच्छा, वैसे इस डक्ट का देखिए काम क्या है। इस डक्ट का ये जो नली है, ये सी या यू शेप्ड का, यह नली करता है ओवरी से जो ओवम बाहर निकला, नहीं, ओवरी से जो ओवम बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलने के दौरान यहाँ जो इनफंडिबुलम के अग्र हिस्से पर जो आप उंगली के समान रचना देख रहे हैं, इस तरह का रचना देख रहे हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है फिम्ब्री। तो जैसे ही ओवरी से ओवम बाहर निकलता है तो ये जो उंगली के समान रचना फिम्ब्री है, यह ओवम को कैच कर लेता है, अर्थात कलेक्ट कर लेता है, और इसके ये जो नली है इसके सेंटर में एक छोटा छिद्र होता है और उस छिद्र को कहते हैं ऑस्टियम। यहाँ पे छोटा छिद्र है जो ऐसे घिरा हुआ होता है, ऐसे मेरा हाथ देख रहे हैं ना, ऐसे, और बीच में देख रहे हैं छोटा छिद्र है ना, तो ऐसा ही होता है रचना। ये छोटा छिद्र होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियम। तो ये जो उंगली के समान रचना है जिसे कहते हैं फिम्ब्री, यह ओवम, ओवरी से जो ओवम बाहर निकला उसे कलेक्ट कर लिया और इसमें जो छिद्र होता है उस छिद्र से होकर ओवम को इस नली के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो आपने पहला काम देखा किसका? इन फैलोपियन ट्यूब का। यह ओवरी से रिलीज किए हुए, त्याग किए हुए या बाहर निकले हुए ओवम को कलेक्ट करता है, अर्थात कैच करता है। अब देखें तो यहाँ जो ओवम आया वो ओवम धीरे धीरे, नहीं, इसमें सीलिया मौजूद होता है, सीलियरी मूवमेंट की तरफ से खिसका के कहाँ तक लाया जाता है? एम्पुला तक लाया जाता है। ठीक है,
और जैसा आप देख रहे हैं कि एम्पुला क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का फुला हुआ हिस्सा है, तो वो कहाँ मौजूद होता है, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब मुड़ता है वहीं पे ये फुला हुआ हिस्सा मौजूद होता है, जिसे कहते हैं एम्पुला। और ओवम नहीं, ओवम इससे थोड़ा आगे बढ़ता है, अर्थात ये जो पार्ट देख रहे हैं आप जिसे इस्थमस कहते हैं, तो ओवम जो यहाँ से होते हुए एम्पुला में आया है, तो ओवम एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन, आप यूँ कहें यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये रहा ओवम, नहीं ये रहा जंक्शन, अर्थात एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर आकर के यह एस्पर्म का इंतजार करती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन होना होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ भी फर्टिलाइजर, तो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ सामने आई कि ह्यूमन बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होना है वह कहाँ होता है, देखते हैं। फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, आपने पहले ही लेक्चर में सुन लिया। देखते हैं कि इंटरनल होता है, मगर किस पार्ट में, किस ऑर्गेन में और कहाँ पर होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए तो अब यहाँ पे ओवम नहीं, फीमेल गैमीट इंतजार कर रही है किसका, एस्पर्म का, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यदि देखें, यदि मेल फीमेल का मिलन होता है तो एस्पर्म मेल जो है इसी में एस्पर्म अपना रिलीज करता है, तो ये एस्पर्म तैरते हुए इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पहुँचता है। अगर ये इसको एस्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, जोर पर होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। और यदि एस्पर्म नहीं मिला, यदि एस्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, ग्रेजुअली जो है वह ओवम नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र का शुरुआत होगा, फिर इससे या इससे, किसी से इससे बना है, फिर अल्टरनेट मैनर में इससे अगर ये बना है तो दूसरी बार इससे बनेगा। ऐसा ही प्रायः क्रम मेंटेन रखता है, ठीक है। ये लगातार चलते रहेगा थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव स्टेज। फिर आगे देखते हैं, मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि हमें पूरे स्ट्रक्चर को समझना है ना। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ओवम क्या, किस में बदल जाएगा, ये ओवम बदल जाएगा जाइगोट में। किस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट का हिंदी जानते हैं आप, युग्मनज होता है, जाइगोट में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखें तो ये दूसरा फंक्शन आपको सामने आया कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और कहाँ होता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। नहीं, स्पष्ट है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब क्योंकि जाइगोट से प्रोजेनी का निर्माण होना होता है, संतान का निर्माण होना होता है ना, तो जैसे ही जाइगोट बना इसमें विभाजन शुरू हो जाता है, अर्थात एम्ब्रायो के बनने का शुरुआत हो जाता है। तो ये 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल होते होते क्या हुआ, लगभग 1 सप्ताह में जाइगोट से बना हुआ एम्ब्रायो इस डक्ट से, अर्थात इस्थमस से होते हुए कहाँ आ जाएगा, इस रचना में आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं। यही रचना है, ये जो आप देख रहे हैं ये है यूटेरस, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। आप चाहें तो नाम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, वैसे मैंने बारी बारी से सब कोई पार्ट को लिख दिया है, आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, यूटेरस, यही आप मेंशन कर दें, यूटेरस। हिंदी होता है गर्भाशय, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यूटेरस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे। और क्योंकि आप जान चुके हैं जाइगोट से बना हुआ एम्ब्रायो लगभग 1 सप्ताह में कहाँ आ जाता है, यूटेरस के अंदर आ जाता है, अर्थात गर्भाशय के अंदर आ जाता है। अब यूटेरस के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तो यूटेरस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है कैसा, उल्टे नाशपाती के जैसा होता है। नहीं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं उल्टे नाशपाती के जैसा, इन्वर्टेड पियर, पियर तो आपने सुना होगा, नाशपाती होता है, उसके जैसा होता है। और इसका जो इसका जो
कवर होता है उस कवर को कहते हैं क्या, वॉल जो होता है उसे कहते हैं क्या, यूटेराइन वॉल कहते हैं। और इसके सेंटर में क्या होता है, लिक्विड से भरा हुआ चेंबर होता है जिसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटेराइन कैविटी। अर्थात यूटेरस एक दीवार से घिरा होता है जिसे कहते हैं यूटेराइन वॉल या गर्भाशय भित्ति कहते हैं, और इसके अंदर लिक्विड या तरल से भरा हुआ चेंबर मौजूद होता है जिसे कहते हैं यूटेराइन कैविटी। अब देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा आपने देखा ये जो पार्ट है ये कहलाता है यूटेरस, ठीक है। और यही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होना है, एम्ब्रायो से बेबी का निर्माण होता है, अर्थात तो ह्यूमन या मनुष्य का निर्माण होता है। इसका मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, ह्यूमन का, मानव का निर्माण करता है अपने अंदर। तो वो देखेंगे आगे हम लोग बारी बारी से, पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो यूट्रस है इसे 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है, फंडस। और फंडस और ये जो पार्ट है इसका, ये बीच का जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है बॉडी, ठीक है। ये लार्जेस्ट पार्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है किसका, यूटेरस का। और सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है जो सकरा होता है, काफ़ी नैरो होता है, इसे कहते हैं सर्विक्स। क्लियर है। तो देखें आप, तो ये जो बॉडी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये बॉडी है, इसी के अंदर जो है यूटेराइन कैविटी है, चैम्बर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, और उस लिक्विड का नाम होता है यूटेराइन मिल्क। क्या कहते हैं उसे, यूटेराइन कैविटी में क्या मौजूद होता है, इसमें मौजूद होता है यूटेराइन मिल्क, ठीक है। इसमें मौजूद होगा यूटेराइन मिल्क। इसके भी बारे में आगे हम लोग देखेंगे। यूटेराइन मिल्क कहते हैं, अर्थात यूटेरस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं यूटेराइन मिल्क। क्लियर है। अब देखें तो ये जो ओवरी का जो दीवार है, वॉल है, यह 3 प्रकार के लेयर से बना होता है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। ओवरी का जो वॉल होता है वह 3 प्रकार के लेयर से बना होता है। देखें तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, और यह काफ़ी थिन होता है, ठीक है। बीच का जो लेयर है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ ये इसे कहते हैं मायोमेट्रियम, और यह यूटेरस का क्या है, थिकेस्ट लेयर है, सबसे मोटा परत है। क्लियर है। और इंडोमेट्रियम जो देख रहे हैं, ये रफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं, इस प्रकार का इसका बनावट होता है, इसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है सीखने वाला, वो ये है कि इंडोमेट्रियम जो है यह यूटेरस का परमानेंट लेयर या परत नहीं है। इंडोमेट्रियम यूटेरस का परमानेंट लेयर नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक मंथ टूटते रहता है और बनते रहता है। जैसा आपने सुना ना, फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र होता है। तो जब फीमेल की बॉडी में ओवम का निर्माण हो जाता है, तो इस निर्माण हो रहा होता है, ओवम का निर्माण हो रहा होता है, तो इसके भी निर्माण का शुरुआत हो जाता है। और जब ओवम रिलीज होकर यहाँ पे आता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये ओवम भी नष्ट होता है और ये तीसरा परत भी नष्ट होकर फीमेल के बॉडी से ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आप आगे हेडिंग के रूप में पढ़ेगा, क्योंकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र क्या है, कई बार इंटर में +2 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए क्योंकि आप ये जान चुके हैं, ये इंडोमेट्रियम क्या होता है, यह प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में या प्रत्येक मंथ क्या होता है, टूटता है और बनता है, इसलिए यह यूटेरस का परमानेंट लेयर नहीं है। और अब तो बाकी ये दोनों जो लेयर है, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ये क्या होगा, ये यूटेरस का दोनों क्या है, ये परमानेंट लेयर है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो प्यूबर्टी से पहले फीमेल में, अगर उसके प्यूबर्टी से पहले के बारे में बात करें, तो अगर आपसे कहे कि फीमेल के प्यूबर्टी से पहले उसका यूटेरस कितने लेयर से बना होगा, तो आंसर क्या होगा, नहीं, सिर्फ 2 लेयर होगा,
पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, क्योंकि इंडोमेट्रियम तो होगा ही नहीं। इंडोमेट्रियम का बनने का शुरुआत कब होता है? जब फीमेल प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेती हैं तब, मतलब प्यूबर्टी से पहले यूट्रस का दीवार सिर्फ 2 लेयर से बना होगा। ये पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, ये नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये जो सर्विक्स है, आपने ये जो बॉडी के अंदर जो चैम्बर, इसे क्या कहते हैं? यूटेराइन कैविटी कहते हैं। ये जो यूट्रस का सबसे सकरा, जिसे सर्विक्स मैंने कहा, ग्रीवा कहा जाता है हिंदी में, इसके अंदर नली के समान रचना मौजूद, पतली नली के समान रचना मौजूद, जिसे कैनाल जिसे कहते हैं, कैनाल, ठीक है, इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। अर्थात सर्विक्स के अंदर जो डक्ट के समान रचना दिख रहा है, नहीं, इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं, क्योंकि आपने सुना इसी चैम्बर में बच्चे का निर्माण होना होता है, और बच्चे का जैसे जैसे वजन बढ़ते जाएगा तो उसको संभालना होगा ना यूट्रस को। तो इसका मतलब ये होता है सर्विक्स का ये जो रीजन है, सर्विक्स का में मसल्स की संख्या ज़्यादा होती है, सर्विक्स काफ़ी मजबूत होता है, ताकि बच्चे को आसानी से बाहर निकलने ना दे। अगर मान लें बच्चे को अगर आसानी से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा? फिर बच्चे जन्म से अर्थात पूर्णतः विकसित होने से पहले फीमेल के बॉडी से बाहर निकल आएगा तो क्या होगा? फिर मानव जाति पे खतरा हो जाएगा। इसलिए सर्विक्स इतना मजबूत होता है कि जब तक बच्चे पूर्णतः विकसित ना हो जाते हैं तब तक उसे यहाँ से बाहर निकलने नहीं देता है। सर्विक्स काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, किसका? यूट्रस का, जो बच्चे के वेट को संभाल सकता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो यह विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा क्या होता है? सॉफ्ट किया जाता है, जो तब यह बेबी को रास्ता देता है और वह उस बच्चे का जन्म होता है। आगे आप जब पार्चुरेशन या प्रसव पढ़िएगा उस समय इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है सर्विक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो डेवलप हो रहे बेबी के वेट को संभाल सकता है, अर्थात बच्चे को पूर्णतः विकसित होने से पहले बाहर नहीं निकाल सकता है, निकलने देता है, ठीक है। देखो तो ये रहा सर्वाइकल कैनाल। अब हम तो इसके फंक्शन और ये रेस्ट पार्ट है, इसे भी हम देख लेते हैं आगे क्या कहानी है। तो ये जो लोअर पोर्शन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसे कहते हैं क्या? इसे कहा जाता है वेजाइना, ठीक है। और इसके अंदर जो नली है, डक्ट है, इसे कहते हैं वेजाइनल कैनाल, ठीक है। और यह एक छिद्र के द्वारा, पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। जैसे मेल में आपने पढ़ा वैसा ही यहाँ नाम है जेनाइटल ऑरिफिस, जनन छिद्र। तो देखिए तो ये वेजाइना क्या है भाई? वेजाइना है ये फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, अर्थात ये जब मेल से मिलन करती है तो अपने इसी अंग का इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये हुआ मेल इसी ऑर्गन में क्या करता है? इसी ऑर्गन में नहीं, अपने अंग को प्रवेश कर यहाँ पे सीमेन या स्पर्म को रिलीज करता है, और वो स्पर्म क्या होता है? इस तैरते हुए कुछ इधर और कुछ इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है और यह स्पर्म को कलेक्ट करता है, ठीक है। और फिर यह संकुचन के द्वारा क्या करता है? यह स्पर्म को यूट्रस में ट्रांसफ़र करता है। आगे का देखेंगे। ये जो वेजाइनल कैनाल है इसका दीवार थोड़ा क्या होता है? रफ होता है, खुरदरा होता है, ठीक है। और ये जेनाइटल ऑरिफिस है, ये जो जेनाइटल ऑरिफिस है यह बाहर से मस्कुलर फोल्ड से, मांसपेशी से घिरा होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे, मस्कुलर रचना से घिरा होता है, जिसे कहा जाता है भल्वा। क्या कहते हैं? भल्वा कहते हैं। और उसे एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी कहा जाता है फीमेल का, ठीक है। ऐसा होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 2 स्किन के फोल्ड से घिरा होता है, ये स्ट्रक्चर जिसे क्या कहते हैं? भल्वा कहते हैं। ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, दैट्स ऑल। ये रहा ओवरऑल किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन यूट्रस के फंक्शन के बारे में हम फिर से, जैसा मैंने कहा था, ये दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे। इसका भी फंक्शन आपने सुना, अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से चलें आप, ठीक है। तो ठीक है कि ये ओवरी ने फीमेल गैमेट को रिलीज किया और इस इन्फंडिबुलम से होते हुए ये एम्पुला और एस्थमस के जंक्शन पर आ गया और फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो गया तो जाइगोट बना, और जाइगोट से ये जो क्रमशः जो है 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर जो है 8 सेल, और फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा यूट्रस में, इम्ब्रायो। ये इम्ब्रायो है। इम्ब्रायो का मतलब आप जानते हैं भ्रूण होता है। इम्ब्रायो पहुँच जाता है यूट्रस के कैविटी में पहुँच जाता है, ठीक है। और फिर ये इम्ब्रायो, ये जो यूटेराइन कैविटी में जो मिल्क है, इस मिल्क से पोषण प्राप्त करता है और इम्ब्रायो का विकास और तेज़ी से होता है। और फिर ये इम्ब्रायो जो है विकसित होकर कहाँ पहुँच जाता है? ये इंडोमेट्रियम के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये यहाँ आ जाता है, इंडोमेट्रियम के अंदर आ जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं आगे हम लोग देखेंगे, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये इम्ब्रायो इसी दीवार के अंदर क्रमशः क्या होता है? क्रमशः नहीं, बेबी में, बच्चा में विकसित परिवर्तित होता है इसी इंडोमेट्रियम के अंदर। और जब बच्चे का पूर्णतः विकास हो जाता है तो फिर बच्चे क्या होगा, ये जो सर्वाइकल कैनाल है इससे और वेनल कैनाल से होते हुए बच्चा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, पूर्णतः विकसित बच्चा, ठीक है। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। आपने ये फर्स्ट चैप्टर में भी सुना था ये टर्म। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? प्रसव होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल, जैसे एक टर्म और आप देख लें, ये जो सर्वाइकल कैनाल है और ये जो वेजाइनल कैनाल है, ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं बर्थ कैनाल के। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल, अर्थात जनन नली कहते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से होकर बच्चे को बाहर निकलना होता है, बच्चे का जन्म होता है। इसलिए इसे इन दोनों को मिलाकर इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब फीमेल का एसेसरी ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होता है? फीमेल में सिर्फ मेनली जो है कहें तो एक ही प्रकार का एसेसरी ग्लैंड्स होता है, जिसे कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। और यह जो वेजाइना है इसके दीवार में मौजूद होता है, जो डायग्राम में आपको उतना स्पष्ट नहीं दिखाया जाता है। यह वेजाइना के वाल में मौजूद होता है और उस ग्लैंड का नाम क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। इसे यह भी जोड़े में मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है? जैसा आपने मेल में पढ़ा, जो काम करता है कौन? कॉपर्स ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन होता है बार्थोलिन ग्लैंड्स का, ठीक है। तो ये रहा डियर ओवरऑल किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके डियर, बाय बाय।